everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about most important topic of Hindu law, that is sources of Hindu law. इस वीडियो से हम लोग हिंदू लॉ की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदू लॉ के जो सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डील करेंगे। इसका एक प्लेलिस्ट बनेगा हिंदू लॉ के नाम से। सो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो जो है आसानी से मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ हिंदू लॉ। मीन्स हिंदू लॉ क्या है, हिंदू लॉ का मतलब क्या है, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है जो कि गवर्न करता है जो हिंदू हैं, जो रिलीजन से हिंदू हैं, उनके मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन के मैटर से डील करता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ अबाउट 6000 ईयर्स एगो। ये जो हिंदू लॉ है वो सबसे बोल सकते हैं पुराने लॉ में से एक है, जो कि 6000 पहले का लॉ है ऐसा माना जाता है इन द वर्ल्ड, एंड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, कस्टम, कमेंट्रीज एंड मॉडर्न लेजिस्लेशन। हिंदू लॉ जो है ये कई तरीके से इवॉल्व हुआ है। इस टाइम पे जो हिंदू लॉ है वो कई तरीके से विकसित हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट से, कस्टम से, कमेंट्रीज से, मॉडर्न लेजिस्लेशन से, जुडिशियल प्रेसिडेंट से। मेनली यही सारे जो हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं। सो अब हम लोग देखते हैं डिटेल में हिंदू लॉ के क्या सोर्सेज हैं। सो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो पार्ट में बांटा गया है, एंशिएंट एंड प्राइमरी सोर्सेज एंड मॉडर्न और सेकेंडरी सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में फोर जो कैटेगरी हैं वो एंशिएंट सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के, वो है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम। मॉडर्न सोर्सेज में थ्री सोर्सेज आते हैं हिंदू लॉ के, दैट इज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। इन सारे सोर्सेज को डिटेल में देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जो पहला सोर्स है, एंशिएंट सोर्स है हिंदू लॉ का, वो है श्रुति। जो श्रुति टर्म है उसका लिटरल मीनिंग निकलता है विच इज हियर, जो कि सुना गया है। देर आर कंसिडर्ड द मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड फंडामेंटल सोर्सेज। जो श्रुति हैं वो ऐसा माना जाता है कि हिंदू लॉ का मोस्ट अथॉरिटेटिव, प्राइमरी और फंडामेंटल सोर्स है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो श्रुति है उसका जो रिविलेशन है वो डिवाइन रिविलेशन है। मीन्स श्रुति को डायरेक्टली एंशिएंट सेजेस द्वारा डिवाइन रिविलेशन के द्वारा सुना गया था। मीन्स देवता के द्वारा भविष्यवाणी के थ्रू जो है पुराने जो साधु थे उनके द्वारा डायरेक्टली श्रुति को सुना गया था। श्रुति में मेनली 4 वेद कंसिस्ट करते हैं, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। The approximate period of Vedas is accepted to be 4000 to 1000 BC, before Christ. The Vedas contain philosophical principle. वेदास में मेनली इस टाइम के जो लॉज हैं वो नहीं है, इसमें सिर्फ जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, मोरल गाइडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। मीन्स क्या एक ह्यूमन लाइफ के लिए उस टाइम पे क्या मोरल गाइडलाइंस थे, क्या सोसाइटी के लिए जो डिस्क्रिप्शन है, क्या चीज़ें उस सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट थी, ये सारी जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो वेदों में हैं, जो कि उस टाइम पे हिंदू लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन माने जाते थे। फॉर इंस्टेंस दे एम्फेसाइज धर्म, दैट इज राइटियस कंडक्ट। वेदों में धर्म के बारे में बताया गया है कि क्या जो है किसी पर्सन के लिए सही कंडक्ट है, क्या अच्छा व्यवहार है। कर्म एंड द सोशल ऑर्डर विच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड लॉ रिलेटेड टू फैमिली, प्रॉपर्टी एंड ड्यूटीज़। ये सारे जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स थे यही जो है इनडायरेक्टली जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते थे, जो हिंदू फैमिली होती थी, उनकी प्रॉपर्टी होती थी, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, मीन्स हिंदू से रिलेटेड लॉ को वेद ही एंशिएंट टाइम पे इन्फ्लुएंस करते थे, जिस कारण जो श्रुति है वो प्राइमरी सोर्स माना जाता है हिंदू लॉ का। अगला है स्मृति। जो टर्म है स्मृति उसका लिटरल मीनिंग निकलेगा विच इज रिमेंबर्ड। मीन्स जो भी कुछ याद है वो क्या है, स्मृति है। दीज आर रिटन ट्रेडिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रुति। जो स्मृति है वो मेनली जो श्रुति है उसी का ही रिटन फॉर्म है, इंटरप्रिटेशन है सेजेस के द्वारा, साधु परमात्माओं के द्वारा। कंपाइल्ड बाई सेजेस बेस्ड ऑन देयर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स। जो सेजेस थे, जो साधु थे, वो जितना वेदों को समझ सकें, वैदिक प्रिंसिपल्स को समझ सकें, जितना उनको उनकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने ही स्मृति के रूप में उसे इंटरप्रिटेट किया, रिटन फॉर्म में कर दिया। यही क्या है, स्मृति है। They are more specific and deal directly with rules of conduct, rituals and social norms.
जो स्मृति हैं वो स्पेसिफिक हैं और वो डायरेक्टली जो हैं किसी पर्सन के लिए क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, क्या सोसाइटी के रिचुअल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, इससे डील करते हैं। स्मृति जो है उसको टू भाग में जो है डिवाइड किया जा सकता है। जो अर्लियर स्मृति थे जिनका इंटरप्रिटेशन पहले हुआ था उनको धर्मसूत्रास बोलते हैं, जबकि जो लिटरल स्मृतिज हैं उनको धर्मशास्त्रास बोलते हैं। धर्मसूत्रास वर मोस्टली रिटन इन प्रोज। जो धर्मसूत्रास हैं वो मोस्टली जो हैं वो प्रोज फॉर्म में लिखे गए हैं, मीन्स गद्य के फॉर्म में लिखे गए हैं, लाइक कविता की तरह नहीं लिखे गए हैं, प्रोज फॉर्म में लिखे गए हैं। इसके कुछ कुछ पार्ट जो है वो पोएट्री फॉर्म में है, पोएम के रूप में है, लेकिन मोस्टली जो रिटन पार्ट है वो प्रोज फॉर्म में है। द अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ धर्मसूत्रा इज यूजुअली कंसीडर्ड बिटवीन 800 to 200 BC। जो धर्मसूत्रा का पीरियड जो है अप्रोक्सीमेटली कंसिडर किया जाता है कि 800 से 200 BC तक था। द मेन धर्मसूत्रा आर गौतम, बौधायन, हरिथा एंड विष्णु इटीसी। ये सारे मेन धर्मसूत्रा हैं। इट डील विथ ड्यूटीज ऑफ मैन इन देयर वेरियस रिलेशन। जो धर्मसूत्रा है वो मेनली डील करते हैं कि एक मैन की क्या ड्यूटी है उनके वेरियस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें जो है धर्मसूत्रा में इन सारे रूल्स के बारे में दिया गया है कि एक इंसान की, एक मैन की उसके रिलेशन में क्या ड्यूटी है। ये चीज़ें धर्मसूत्रा में अगला है धर्मशास्त्र। द लेटर स्मृति और धर्मशास्त्र मोस्टली इन मर्टिकल वर्सेस। जो धर्मशास्त्राज हैं वो मोस्टली जो है वर्सेस फॉर्म में है, मीन्स पोएट्री फॉर्म में है। दे डील विद द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल धर्मशास्त्राज आर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। ये जो सारे हैं ये धर्मशास्त्राज हैं जो कि मोस्ट फेमस हैं और इन्फ्लुएंशियल धर्मशास्त्राज हैं। धर्मशास्त्राज जो हैं उनका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में लिखा गया है। तो हम लोग ब्रीफ में देखते हैं कि ये सारी जो स्मृति हैं, जो फेमस स्मृति हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मनुस्मृति जो है लॉ ऑफ मनु है, जो कि मनु के द्वारा राइट किया गया है। It is extremely influential, covering a wide range of topics from duties of king to marriage, inheritance, and criminal law. It provided a comprehensive social and legal framework. जो मनुस्मृति है वो मैरिज, इनहेरिटेंस और क्रिमिनल लॉ के प्रति क्या किंग की ड्यूटी है उसे डिस्क्राइब करता है। ये जो है मनुस्मृति में कई सारे सोशल और लीगल फ्रेमवर्क को जो है प्रोवाइड किया गया है। लीगल और सोशल फ्रेमवर्क को कंप्रिहेंसिवली लिखा गया है। अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति। इट इज़ कंसीडर्ड मोर सिस्टमैटिक एंड लिबरल देन मनुस्मृति इन सम एस्पेक्ट। मनुस्मृति की तुलना में याज्ञवल्क्य स्मृति जो है मोर सिस्टमैटिक और लिबरल है कुछ एस्पेक्ट्स में। इट ऑफन साइटेड इट्स क्लैरिटी ऑन प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो प्रोसीजरल लॉ और एविडेंस लॉ के बिहाफ पे उसमें जो प्रोविज़न है वो काफ़ी क्लियर है। अगला है नारद स्मृति। इट फोकसेस प्राइमरली ऑन सेक्युलर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, डेट्स एंड जुडिशियल प्रोसीजर विथ लेस एम्फेसिस ऑन रिलीजियस ड्यूटी। नारद स्मृति में रिलीजियस ड्यूटीज पे फोकस ना करके ज़्यादा फोकस किया गया है सेक्युलर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, डेट एंड जुडिशियल प्रोसीजर पे। Smriti laid down rules for marriage, types and validity, adoption, inheritance, partition of property, women's property that is stridden, and various social obligation. स्मृतिज में जो बेस हैं हिंदू लॉ के वो सारे प्रोविज़न हैं, लाइक मैरिज से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, वुमेंस प्रॉपर्टी और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन हैं जो कि सोशल ऑब्लिगेशन है किसी हिंदू की, वो जो है स्मृति में उसका प्रोविज़न है। अगला सोर्स है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। As society evolved, the ancient Smritis sometimes needed interpretation, reconciliation और adoption to new circumstances. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, इस जो एंशियंट स्मृतिज हुई वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है खुद को उनको इंटरप्रेट करने की, रिकनसाइल करने की और न्यू जो सर्कमस्टांसेस इवॉल्व हो रहे थे उनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। Commentaries, that is tikas, explained existing smritis, and digest, that is nibandhas, compiled and harmonized rule from various smritis. जो कमेंट्रीज हैं वो एग्जिस्टिंग जो स्मृतिज हैं उसको एक्सप्लेन करती थी, उसका इंटरप्रिटेशन ही क्या है, कमेंट्रीज है। मीन्स एग्जिस्टिंग जो एंशिएंट स्मृतिज हैं उनका इंटरप्रिटेशन ही सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन ही क्या है, कमेंट्रीज है। जबकि जो डाइजेस्ट है वो कई सारे स्मृतिज का एक कंक्लूजन फॉर्म में है, मीन्स एक हार्मोनाइज्ड रूल्स है डाइजेस्ट वो, जो कि कई सारी स्मृतिज को मिलाकर बना हुआ है। द प्रिंसिपल कमेंट्रीज, यहाँ कमेंट्रीज रहेगा। द प्रिंसिपल कमेंट्रीज आर मिताक्षरा, दयाभाग, स्मृति चंद्रिका एंड विवादा चिनामणि। ये कुछ प्रिंसिपल कमेंट्रीज हैं जिसमें से मिताक्षरा एंड दयाभाग का जो है
ये आगे जाकर दो मेन स्कूल ऑफ हिंदू लॉ बन गए। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ कौन से स्कूल कहाँ फॉलो किए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को कवर कर रहे हैं। सो जो मिताक्षरा और दया भाग हैं, ये जो है मेन स्कूल ऑफ हिंदू लॉ हैं, जो कि कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हैं स्मृतिज के। मिताक्षरा जो कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पे किया गया कमेंट्रीज है विजनेश्वर के द्वारा, जो कि इन 11वीं सेंचुरी में आया था। इट बिकम वन ऑफ द टू मेजर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मिताक्षरा और दायभाग जो है वो टू मेजर स्कूल बने हिंदू लॉ के, पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। जो मिताक्षरा स्कूल है वो भारत के मोस्ट पार्ट में इन्फ्लुएंशियल है, एक्सेप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। जबकि बंगाल और असम में दायभाग जो है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को फॉलो एक्सेप्ट किया जाता है। जो दायभाग डाइजेस्ट है, दायभाग एक डाइजेस्ट है जो कि जिमूत वाहन के द्वारा किया गया था स्पेसिफिक श्रुति और स्मृति पे। दैट इज़ प्रिविलेंट प्राइमरली इन बंगाल एंड असम, जो कि बंगाल और असम में प्रिविलेंट है, मीन्स फॉलो और एक्सेप्ट किया जाता है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, जो कि जिमूत वाहन के द्वारा 12th सेंचुरी में लिखा गया डाइजेस्ट है स्पेसिफिक श्रुति और स्मृति पे। द लास्ट एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज कस्टम। Custom refers to long-standing practices that have been uniformly observed by a particular community, family or region acquiring the force of law. Custom क्या है? लंबे समय से चला आ रहा, यूनिफॉर्मली चला आ रहा कोई प्रैक्टिस है किसी कम्युनिटी का, फैमिली का या फिर किसी क्षेत्र का, जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ है, मीन्स मेजॉरिटी पीपल के द्वारा उस कम्युनिटी में उस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, वो होता है कस्टम। टाइप्स ऑफ कस्टम में मेनली 3 टाइप्स के कस्टम जो हैं वो हिंदू लॉ के सोर्स माने जाते हैं। लोकल कस्टम दैट इज प्रिवलेंट इन पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, फैमिली कस्टम दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय स्पेसिफिक फैमिली पास डाउन थ्रू जनरेशन। फैमिली कस्टम वो कस्टम है जो कि किसी स्पेसिफिक फैमिली के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। अगला है कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम दैट इज स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर कास्ट और रिलीजियस ग्रुप। जो कास्ट और कम्युनिटी कस्टम है वो किसी पार्टिकुलर कास्ट और रिलीजियस ग्रुप के द्वारा फॉलो एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा एक और कस्टम है जिससे कि हिंदू लॉ का सोर्स नहीं माना जाता है, लेकिन वो टाइप्स ऑफ कस्टम के अंतर्गत आता है। गिल्ड कस्टम। गिल्ड कस्टम जो है वो ट्रेडर्स का कस्टम है, लेकिन ट्रेडर्स के द्वारा इस कस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये जो है गिल्ड कस्टम वो हिंदू लॉ का सोर्स नहीं माना जाता है। एक कस्टम को लीगली रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए जो मोस्ट इसेंशियल कंडीशन है वो कस्टम सर्टेन मीन्स अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए, रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड आल्सो नॉट अपोज टू अ स्टेट्यूट। मीन्स वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, किसी स्टेट्यूट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, वो रीजनेबल, एंशिएंट और सर्टेन होना चाहिए। Many aspects of Hindu Persian law, especially regarding marriage, adoption, were deeply influenced by local custom. कई सारे जो हिंदू पर्शियन लॉ के एस्पेक्ट हैं, कंसेप्ट हैं, मेनली जो मैरिज है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो लोकल कस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हैं। सम मॉडर्न हिंदू लॉ लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 स्टिल रिकॉग्नाइज एंड अपहोल्ड सर्टेन कस्टम प्रोवाइडेड देयर आर नॉट अगेंस्ट द लॉज स्पिरिट और पब्लिक पॉलिसी। जो कई सारे जो हिंदू लॉ हैं, मॉडर्न हिंदू लॉ हैं, कोडिफाइड हिंदू लॉ हैं, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये जो है उन लोकल कस्टम को, उन सर्टेन कस्टम को रिकॉग्नाइज और अपहोल्ड करते हैं। बस ये होना चाहिए कि वो जो कस्टम है वो किसी लॉ को और किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक कस्टमरी राइट्स फॉर मैरिज आर स्टिल वैलिड। जो कस्टमरी राइट्स हैं, जो सेरेमनीज़ हैं किसी मैरिज के लिए, वो अभी भी वैलिड हैं और एक वैलिड मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट इसेंशियल हैं कि जो भी मैरिज हो वो कस्टमरी सेरेमनीज़ और राइट्स के अकॉर्डिंग हो। जो कस्टम टर्म है उसे सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A, custom and uses as any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग कस्टम और यूसेज एक्ट ऐसे रूल हैं जो कि किसी एरिया में, ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप में, फैमिली में लंबे समय से कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस किए जा रहा है और जिस कस्टम को लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा चुका है वो क्या है?
कस्टम है और वो मेनली सोर्स हैं हिंदू लॉ के। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्स हमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो हिंदू लॉ का इवोल्यूशन है वो मॉडर्न इंडिया में किस प्रकार हुआ। पर्टिकुलरली ब्रिटिश रूल के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में हिंदू लॉ में लीगल रिफॉर्म किस प्रकार के हुए हैं वो मॉडर्न सोर्स हमें बताते हैं। पहला सोर्स है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये जो है जजेस के द्वारा कॉमन सेंस, इम्पार्शियलिटी और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को अप्लाई करने की बात करता है। मीन्स जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस हमें ये बताता है कि जब किसी पार्टिकुलर केस में, किसी पार्टिकुलर इशू में से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉ ना हो, चाहे वो एंशिएंट या फिर मॉडर्न लॉ, किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड उस पर कोई लॉ ना हो, तब जो जजेस हैं वो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और कॉमन सेंस का यूज करके जो है उस लीगल इशू को सॉल्व करते हैं। वही कहलाता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इट इज अबाउट डिसाइडिंग अ केस बेस्ड ऑन व्हाट इज जस्ट एंड राइट। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इस चीज को डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर केस में कि क्या सही है, क्या न्याय है। इसी कॉमन सेंस पे जो है जजेस जो हैं किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करते हैं जिस केस से रिलेटेड जो है कोई रूल रेगुलेशन ना हो। ये जो प्रिंसिपल है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का, वो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था, जब ब्रिटिश जो जज थे वो किसी ऐसे सिचुएशन को से डील करते थे जिसमें एंशियंट हिंदू टेक्स्ट जिस मैटर पे साइलेंट हो, अनक्लियर हो। मीन्स एंशियंट हिंदू टेक्स्ट जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो कस्टम है, किसी स्पेसिफिक लीगल इशू पे साइलेंट हो, अनक्लियर हो, तब जाके ब्रिटिश जो जजेस थे वो कंसीडर करते थे फेयर और इक्विटेबल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है किसी केस को, किसी लीगल इशू को सॉल्व करते थे। इसेंशियली ट्राइंग टू अप्लाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इसेंशियली जो है जजेस, ब्रिटिश जजेस जो थे उस टाइम हिंदू टेक्स्ट के किसी स्पेसिफिक लीगल इशू पे साइलेंट और अनक्लियर होने पे वो अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते थे और ये ट्राई करते थे कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को अप्लाई कर सकें। मीन्स जो पार्टीज़ हैं उनको न्याय दिला सकें। इट सर्व्ड एज अ रेसिड्यूरी सोर्सेज। जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है वो मेनली रेसिड्यूरी सोर्सेज की तरह काम करते हैं एंड फिलिंग गैप इन द ट्रेडिशनल लॉ। और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो है वो जो ट्रेडिशनल लॉ है उनके बीच जो गैप्स हैं उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। इट प्रिवेंट आर्बिट्रेरी डिसीजन एंड इंश्योर दैट जस्टिस वॉज नॉट डिनाइड मेयरली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट रूल। जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है वो आर्बिट्रेरी डिसीजन को प्रिवेंट करने के साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो जस्टिस से अछूता न रह जाए, सिर्फ इस कारण से कि उस स्पेसिफिक लीगल इशू पे कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही कमेंट करें आपको जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसे एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला जो मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का वो है प्रेसिडेंट या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट, जिसका लिटरल मीनिंग होता है पास्ट जुडिशियल डिसीजन। मीन्स रूलिंग बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट इन सिमिलर फ्यूचर केसेस। मीन्स जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मेनली पास्ट जुडिशियल डिसीजन होते हैं जो कि हायर कोर्ट के द्वारा दिए गए होते हैं और वो फ्यूचर सिमिलर जो केसेस होते हैं उस पर लोअर कोर्ट के द्वारा उस जो डिसीजन है उसको अप्लाई किया जाता है, वही होता है प्रेसिडेंट। दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल टू कॉमन लॉ सिस्टम विच इंडियाज फॉलो। ये जो प्रिंसिपल है प्रेसिडेंट का वो कॉमन लॉ सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइजेस पे बेस्ड है दैट रिक्वायर कोर्ट टू फॉलो द प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश्ड बाय हायर कोर्ट। जिसके अंतर्गत ये रिक्वायरमेंट है कि जो कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो हायर कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको फॉलो करना चाहिए लोअर कोर्ट के द्वारा। दस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया एंड डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट विद इन इट्स जुरिडिक्शन। मीन्स जो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो अदर लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं। अदर लोअर कोर्ट के द्वारा उन डिसीजन को फ्यूचर सिमिलर केसेस में फॉलो किया जाता है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद के डिसीजन से बाइंडिंग नहीं होता है, वो खुद के डिसीजन को ओवररूल कर सकता है। इसके साथ ही स्टेट लेवल पे देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है उसका डिसीजन जो है उसके जुरिस्डिक्शन में जो लोअर कोर्ट्स हैं उस पर बाइंडिंग होता है। अगला है लेजिस्लेशन। Before independence of India, during the British rule, some of the statutes which have affected modification in Hindu law, either by reforming Hindu law or by superseding rule of Hindu, such as the Caste Disabilities Removal Act 1850, Hindu Widow Remarriage Act 1856, Hindu Wills Act 1870, Hindu Transfer
of Bequest Act 1914, Child Marriage Restraint Act 1929, Hindu Gains of Learning Act 1930 etc. ब्रिटिश रूल के टाइम पे मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के पहले जो है मीन्स भारत के आज़ाद होने से पहले जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहे थे उनके द्वारा कई सारे इंस्टीट्यूट लाए गए हैं जो कि हिंदू लॉ को मॉडिफाई करने के लिए और हिंदू लॉ में रिफॉर्म करने के लिए और हिंदू लॉ की जो रूल्स हैं उसको सुपरसेड करने के लिए लाए गए थे, जिसमें से कुछ यहाँ पे जो मेन है उसको मैंने यहाँ कवर किया है। पहला है कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो कि एक हिंदू लॉ में रिफॉर्म था, हिंदू विल्स एक्ट 1870 जो कि एक न्यू प्रिंसिपल था, न्यू प्रोविजन था हिंदू लॉ में, हिंदू ट्रांसफर ऑफ बिक्वेस्ट एक्ट 1914, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो कि एक रिफॉर्म था, हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 जो कि एक न्यू प्रोविजन था हिंदू लॉ में। सो ये जो प्रोविज़न है ये सारे लेजिस्लेशन के ये सारे जो लॉ हैं वो इसका सोर्स है लेजिस्लेशन, मीन्स इसे पार्लियामेंट के थ्रू मीन्स लेजिस्लेचर के थ्रू बनाया गया है, फॉर्म किया गया है, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम मीन्स भारत के आज़ाद होने से पहले के बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस रिफर्स टू लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भारत के आज़ाद होने के बाद जो लेजिस्लेशन है वो ये रिफर करता है कि वे लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेशन कहलाते हैं। देयर वॉज a strong move to codify and reform various aspects of Hindu law to bring them in line with modern societal values and constitutional principles like equality. भारत की आज़ादी के बाद जो लेजिस्लेचर के द्वारा हिंदू लॉ को कोडिफाई किया जाने लगा, उसमें रिफॉर्म्स लाया जाने लगा ताकि मॉडर्न सोसाइटी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न सोसाइटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ हो, इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है दैट इज़ इक्वालिटी उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न हिंदू लॉ हो। In 1944, Hindu Law Committee was made under the chairmanship of Sir Benegal Narsingh Rao. 1944 में बेनेगल नरसिंह राव की चेयरमैनशिप में हिंदू लॉ कमेटी को फॉर्म किया गया, इस्टेब्लिश किया गया विद द पर्पज टू मेक यूनिफॉर्म कोड फॉर हिंदूज। इस पर्पज के साथ कि हिंदू जो कम्युनिटी है उनके लिए एक यूनिफॉर्म कोड लाया जाए। अ ड्राफ्ट कोड वॉज मेड इन 1948। इस कमेटी के द्वारा 1948 में एक ड्राफ्ट कोड बनाया गया, बट हिंदू वॉज अगेंस्ट इट एंड सेड दिस वुड बी अटैक टू देयर सेक्रेड लॉ। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो इस कोड के अगेंस्ट थे और उनका ये कहना था कि ये जो हिंदू कोड है वो उनकी पवित्र लॉ पे जो कि एक डिवाइन ओरिजिन का लॉ माना जाता था उस पर एक अटैक। जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू ड्रॉप दिस आइडिया दैट इज हिंदू कोड बिल, जो यूनिफॉर्म कोड बिल था हिंदू का, उस आइडिया को ड्रॉप करने की का डिसाइड किया जवाहरलाल नेहरू बिकॉज ऑफ हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट थे। लेकिन जो अम्बेडकर थे वो इस आइडिया को मीन्स ड्रॉपिंग दिस आइडिया इसको स्वीकार नहीं किए, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा एंड डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन 1951 एज प्रोटेस्ट। और अम्बेडकर ने ये डिसाइड किया कि उस टाइम पे जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा थी उससे उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन करने के लिए डिसाइड किया एक प्रोटेस्ट के रूप में। द गवर्नमेंट फाइनली डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द कोड। फाइनली जो गवर्नमेंट थी वो जो कोड था हिंदू कोड बिल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसाइड किया। दस द 4 मेजर इनैक्टमेंट ऑफ कोडिफाइड हिंदू लॉ कम इनटू एग्जिस्टेंस। इस प्रकार जो 4 मेजर इनैक्टमेंट थे कोडिफाइड हिंदू लॉ के वो एग्जिस्टेंस में आए, जो कि इस टाइम पे कोडिफाइड हिंदू लॉ हैं। These are Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 and the last is Hindu Minority and Guardianship Act 1956, जो कि मोस्ट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ के उससे डील करते हैं। लेजिस्लेशन इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इन कंटेम्प्रोरी इंडिया। समकालीन भारत में जो लेजिस्लेशन है वो हिंदू लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइमरी सोर्स है। कोड प्राइमरली अप्लाई दीज कोडिफाइड लॉ। जो इंडियन कोड्स हैं वो प्राइमरली जो है कोडिफाइड हिंदू लॉ को अप्लाई करते हैं लीगल इशूज में। वेयर दीज इंस्टीट्यूट्स आर साइलेंट अदर सोर्सेज लाइक कस्टम इफ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसेंस में बी कंसीडर। और जिस मैटर पे इंस्टीट्यूट्स मीन्स लॉ जो है साइलेंट रहते हैं, मीन्स अनक्लियर रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, मीन्स ऐसा किसी लीगल इशू जिसपे कोई स्पेसिफिक लॉ ना हो, कोई रूल्स ना हो, तब जाके जो कोर्ट्स हैं वो अदर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ लाइक कस्टम जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हों और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसेंस को अप्लाई करते हैं और डिसीजन देते हैं। So, ये था full concept of sources of Hindu law in detail. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me. और यदि आपको
ये वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।